बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं। विद अ वेरी गुड नोट मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, इस सेशन में जो भी चीज़ें मैं आप सभी को कराने वाला हूँ, एज इट इज 3 दिन बाद एनडीए जीईटी के पेपर में आप सभी को छपी मिलेगी। ठीक है, शुरू से ही मैं आप सभी को बोलते आ रहा हूँ, आई नो इट वेरी वेल व्हाई यू गाइस वर डेस्परेटली वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। जिस तरीके से मैसेज आ रहे थे ना, आज शेड्यूल के हिसाब से आज सेशन होना था मोस्ट एक्सपेक्टेड ज्योग्राफी का। पूरा ज्योग्राफी का कंटेंट प्रिपेयर था, स्लाइड्स प्रिपेयर थी, सवाल प्रिपेयर थे, सारी की सारी चीजें प्रिपेयर थी। बट योर डिमांड वाज सो इंटेंस, वाज सो हाई, कंटिन्यूअसली 10 से 15 दिन से बच्चे लगे हुए थे कि कब ये वाला सेशन आने वाला है। व्हेन द पार्ट 3 ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल ऑफ द पेपर लीक सवाल बाय कपिल सर ऑफ एनडी केमिस्ट्री इज गोइंग टू कम ऑन स्क्रीन एंड फाइनली आई एम हियर ऑन योर स्क्रीन। फाइनली हम लोग आ चुके हैं पेपर लीक सवाल के साथ। मैं लिटरली आप सभी से कह दे रहा हूँ, ठीक है, 24 आवर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3s are 12, 3 2s are 6 एंड 72। ठीक है, आज से 72 घंटे बाद यहाँ पर आप सभी का एनडीए जीईटी का पेपर होने वाला है। यहाँ पर इस सेशन में जो भी मैं सवाल करवाने वाला हूँ आप सभी को, ठीक है, एनडी केमिस्ट्री के जो बचे हुए सवाल हैं, एज इट इज क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में यहाँ से फंसे मिलेंगे। ठीक है, दिस इज माई कॉन्फिडेंस। ठीक है, एग्जैक्टली आप देख लेना, जिस क्वालिटी के सवाल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ना, यू आर गोइंग टू रीच एट द 9th क्लाउड। ठीक है, एकदम मजा आने वाला है आप सभी को। सो जनाब, दिस इज योर कपिल सर, योर कपिल भैया। आई रियली एक्टिवली वेलकम यू ऑल फॉर ऑन अवर प्लेटफॉर्म रोर एनडीए। अब इनिशियली यू नो वी वर टॉकिंग, कुछ स्टूडेंट्स एनडीए 1 2026 के बैच के बारे में बात कर रहे थे, उनको काफ़ी बढ़िया मैंने चीज़ बताई थी, जो थोड़ा कॉन्फिडेंस को लेकर भी काफ़ी ज़रूरी था आप सभी को बताना। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब समय आएगा ना, तो सबसे बड़ा छलांग हम ही मारेंगे। लाइन हमेशा मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ, लाइक अपने आप को मैं आनंद सर से तो कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, इज अ लेजेंडरी एजुकेटर। ठीक है, एकदम नेक्स्ट लेवल, नोबडी कैन कंपेयर। ठीक है, बट स्टिल आई कैन टेल यू वन थिंग, एक चीज़ मैं आप सभी से कह सकता हूँ। यहाँ पर कई लोग पूछ रहे हैं ना, एनडीए 1 2026 के बैच के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, तो यही है कि जब समय आएगा तो सबसे बड़ा छलांग हम ही मारेंगे। आप एक बार पेपर हो जाने दो एनडी 2 2025, उसके बाद में सब कुछ आप सभी को बैच के बारे में बताया जाएगा। बट अभी ये सोचोगे, व्हाट इफ यू क्लियर योर एनडी एग्जाम। यदि आप एनडी एग्जाम क्लियर करोगे तो क्या करोगे? ठीक है, क्या होगा? यू आर गोइंग टू गेट द फ्री एसएसबी मेंटोरशिप। फ्री एसएसबी मेंटोरशिप आप सभी को मिलने वाली है। आपके नरेंद्र भैया होंगे, कपिल भैया होंगे, ठीक है, और यहीं पर एक विशव भैया भी होंगे, 3 times रिकमेंडेड कैंडिडेट, जो आप सभी को एसएसबी के लिए गाइड कर रहे होंगे। दिस टाइम वी हैव गॉटन मोर देन 10 रिकमेंडेशंस। ठीक है, यूट्यूब बैच के कुछ बच्चे हैं, लास्ट टाइम वो भी उस मेंटोरशिप का पार्ट थे एंड दे ऑल्सो हिट रियली वेल, उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिला है वहाँ से। तो काफ़ी बढ़िया सेशन होने वाला है ये वाला। आप सभी ने ये ब्रह्मास्त्र सीरीज देखी ली होगी यार, अल्टीमेट वेपन फॉर एनडीए 2 2025। नरेंद्र सर का पार्ट 1 आया, देन पार्ट 2 आया, और पार्ट 3 भी आप सभी को कल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डिस्पाइट ऑफ ऑल एट्रोसिटीज। ठीक है, फिर 15 मिनट मास्टरी, जिसमें इकोनॉमिक्स सिर्फ 15 मिनट में नरेंद्र सर ने यहाँ पर खत्म करवा दी। ठीक है, ही टुक अ वेरी गुड इनिशिएटिव हियर। और जो सीरीज अभी वो चल रही थी जिसका नाम है अंतिम प्रयास, दैट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जिसका 15 मिनट मास्टरी का सेशन आज भी देखने को मिला। आप सभी की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा हमारे यूट्यूब वीडियोस के सेक्शन में। यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में भी उन्होंने बात करी थी, सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी को डिकोड करी थी। फिर मेरा सेशन यहाँ पर आया था, हाईली एक्सपेक्टेड इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, क्विक शॉट, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, और क्या खतरनाक उसके जो व्यूज़ है, एकदम ऐसा ग्राफ ऊपर देखने को मिला है। ठीक है, फिर यहाँ पर हाईली एक्सपेक्टेड पॉलिटी हेड, मैंने आप सभी के सामने पॉलिटी के हेड नोट्स आप सभी के सामने रखे, हैंड रिटन नोट्स थे, ताकि आपको बिल्कुल भी बोरिंग फील ना हो, एंड आई मेड योर लास्ट मोमेंट रियली स्पेशल। ठीक है, पक्का सवाल वहाँ से आप सभी को एनडीए के जीईटी के पेपर में दिखा मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर फैमिली ऑन टेलीग्राम, हाँ, इन सभी के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डल चुके हैं, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर मैं डेफिनेटली अपलोड, मगर टेलीग्राम से इजीली बच्चे एक्सेस कर लेते हैं, तो वहाँ पर मैंने नोट्स डाल दिए। कई लोगों को मेरा चैनल है, जो हमारे चैनल है रोर एनडीए, तो इजीली आप सभी को दिख जाता है व्हेन यू सर्च। कपिल भैया आप चैनल सर्च करते हो तो आप यूजर नेम डालोगे, इट विल बी इजी फॉर यू, दैट इज कपिल गौर 077। ठीक है, कपिल गौर 077। चलिए, सो जनाब स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा सेशन अपन खत्म करेंगे। just look it here carefully. So the first mineral acid dissolved was sulfuric acid। जो पहला dissolved बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर डिस्कवर होना चाहिए, जो पहला मिनरल एसिड डिस्कवर हुआ था वो सल्फ्यूरिक एसिड है क्या? हाँ जी, एकदम सल्फ्यूरिक एसिड है ये।
नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ फॉर क्लीनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिकल्स। बिल्कुल, जितने भी सुनार वगैरह होते हैं ना, ये गोल्ड और सिल्वर आर्टिकल को क्लीन करने के लिए भारी मात्रा में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अब आपने एक्वारिजिया भी पढ़ा होगा 3:1, ठीक है, पढ़ा है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का एक बढ़िया से रेशियो से बना हुआ एक सोल्यूशन जिसको कहा जाता है क्या, एक्वारिजिया, वो भी यूज करा जाता है, मगर मेजरली यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का यूज करा जाता है। विनेगर इज ऑल्सो नोन एज इथेनॉइक एसिड। विनेगर को इथेनॉइक एसिड कहा जाता है क्या, बिल्कुल, विनेगर इज ऑल्सो नोन एज इथेनॉइक एसिड, ठीक है। और मिथेनॉइक एसिड किसको कहा जाता है, फॉर्मिक एसिड को कहा जाता है। तो कितनी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। सर मगर केमिस्ट्री में तो स्टेटमेंट वाले सवाल ज्यादा नहीं पूछते हैं यार, कठिन पेपर आया फिर क्या कर लोगे आप तो, ठीक है। अभी तो पेपर आसान आया अभी तक, यदि कठिन पेपर आया फिर क्या कर लोगे, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात आप सभी को बताना चाहूंगा। इसके पहले अपन ने क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करे थे वो केमिकल रिएक्शंस तक कर लिए थे। यार मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने 2 सेशन लगा लिए होंगे, काफी जरूरी है, जिसमें मैंने एक में फिजिक्स का फॉर्मूला कैप्सूल आप सभी के सामने रखा। फिजिक्स का फॉर्मूला कैप्सूल, ठीक है, फिजिक्स फॉर्मूला कैप्सूल। फिजिक्स के फॉर्मूले कैप्सूल में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सभी आप सभी के सामने डिकोड करें। उसके बाद जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस की एक प्रॉपर की मास्टर लिस्ट मैंने आप सभी के सामने बनाई, ठीक है। और आप सभी के लिए एक सेशन लिया था, सेम लगभग सेम थंबनेल है दोनों की, बस हल्का सा कलर अलग है, आप देख लेना यहाँ पर जाके। फिजिक्स की रेड कलर की है और केमिस्ट्री की यहाँ पर शायद स्काई ब्लू कलर की यहाँ पर थंबनेल है, ठीक है, आप देख लेना, काफी बढ़िया सेशन है। अश्योरिटी दे रहा हूँ, 100% अश्योरिटी दे रहा हूँ, यहाँ से सवाल पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। सारी चीजें रिएक्शन वहां पर कवर कर दी है मैंने। बट यहां पर जब अपन बात कर रहे थे ना, काफी सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जिनका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और इसके बाद आपकी रिडॉक्स रिएक्शन आती है। ये तीनों की तीनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। इसी में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछता है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूछता है, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछता है। ये सारे कैसे करें, देखो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। यहाँ तो मैं आप सभी को सवाल करवा रहा हूँ, यहाँ तो मैं सवाल करवा रहा हूँ, मगर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा, मगर मैं आपको कुछ और भी साथ में रेफर कर रहा हूँ। क्या चीज रेफर कर रहे हो, मैं आपको रेफर कर रहा हूँ केमिस्ट्री का पार्ट 3 एंड केमिस्ट्री का पार्ट 4। सर ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये आप पार्ट 3 तो आप अभी लेकर आ रहे हो यार। ये वो सेशन है जहां पर मैंने एकदम बेसिक से आपको केमिस्ट्री पढ़ाई, एकदम बेसिक से। मगर ये वाला जो सेशन है मैंने काय के लिए लिया था, ये लिया था मैंने ND1 2025, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि सेम चीज मैं दोबारा रिपीट करूं। तो इन दोनों सेशन की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहां पर जब आप जाओगे ना तो यू विल फाइंड दैट कि केमिस्ट्री का जो पार्ट 3 है वहां पर मैंने पहला वाला क्वेश्चन ये वेंटिनियम 1, ठीक है, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है, और ये 8, ठीक है। तो टोटल मैंने 7 सवाल काय के करवाए हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन के। इतना बढ़िया आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, ये 7 सवाल करने के बाद आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। अब क्या अपन ये जो एक्सपेक्टेड सवाल अपन कर रहे हैं, पेपर लीक सवाल है, इनको कंटिन्यू करें, बिल्कुल करें। आप जब ये वाला सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद में जाकर ये वाला सेशन आप देख लेना, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइबेसिक एसिड, इसमें से ट्राइबेसिक एसिड कौन सा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl कहा जाता है, नाइट्रिक एसिड को HNO3 कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, H2SO4, ठीक है। तो आप यदि हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड को देखोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर यदि आप देखोगे वो कितने 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर कितने 2 हैं। मगर यदि अपन फॉस्फोरिक की बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, H3PO4, दिस इज H3PO4। तो यहाँ पर आपको 3 दिखे तो 3 मतलब ट्राइबेसिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एक ट्राइबेसिक एसिड है, ठीक है। बढ़िया सर, मजा आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, देखो, और यहाँ पर मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। मैंने आप सभी को एक प्यारी सी बात बताई थी, क्या प्यारी सी बात बताई थी कि एसिड के साथ रिएक्ट कौन करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड, और एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, मतलब एसिड के साथ कोई भी, मतलब जब बेस रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो सर यहाँ तो बेस नहीं है मेटेलिक ऑक्साइड, अरे बट इट इज बेसिक इन नेचर ना, इट इज बेसिक इन नेचर।
तो उसी तरीके से बेस के साथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नो दे आर बेसिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, नो दे आर एसिडिक इन नेचर। तो कितनी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? नन। ठीक है, एक भी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है। क्या प्यारा सवाल था, मजेदार सवाल था ना, बढ़िया सर, मजा आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है? व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। ठीक है, वो मिल्की हो जाता है। एंड व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन एक्सेस द मिल्कीनेस डिसअपियर्स। ठीक है, यदि आप उसी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में पास कर दोगे ना तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मतलब CaHCO3 होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहां पर घुल जाएगी, क्यों? क्योंकि यहां पर इट इज सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिथाइल ऑरेंज यूनिवर्सल इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज क्या आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है? नहीं भाई, गलत है ये। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसको कहां बनाया जाता है? लेबोरेटरीज में डिजाइन करा जाता है। मिथाइल ऑरेंज टर्न्स येलो इन बेसिक सोल्यूशन। जो मिथाइल ऑरेंज है बेसिक सोल्यूशन में येलो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और एसिडिक में क्या रहता है? एसिडिक में हो जाता है हमारा रेड। तो रेड एंड येलो मिलते हैं तो ऑरेंज बनता है। इस तरीके से मैंने ट्रिक आप सभी को याद करवाई थी। जो फिनोल्फथलीन है रिमेन्स कलरलेस इन बेसिक सोल्यूशन। ये क्या बात कर रहा है यार? फिनोल्फथलीन एसिडिक और न्यूट्रल में कलरलेस रहता है, मगर बेसिक में ना इसका जो कलर रहता है वो रहता है पिंक। तो यहां पर क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, है ना? तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछ रहा है हाउ मेनी। तो जरा समझना कितनी है, एक सही है। विच नहीं पूछा है, हाउ पूछा है। दोबारा मैं आप सभी को बोल रहा हूं, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट यहां पर सही है। यदि आपसे पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो यहां पर आप क्या लगाते? टू। क्लियर है? बढ़िया। क्वेश्चन है यहां पर, ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द रेंज 7 to 7.8। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका एक पीएच होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का एक पीएच है, काफी बढ़िया वो फंक्शन करती है 7 से 7.8 के पीएच के अंदर। तो पहली वाली स्टेटमेंट एकदम सही है। द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज 12। बैच में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, हर बार पूछता हूं कि रात में यदि आप दूध पीते हो तो किस समय पीते हो? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो 10 बजे बोलते हैं सेशन लेते टाइम। ठीक है, मेरा सेशन लेते टाइम वो बढ़िया दूध पीते हैं। ठीक है, बैच में मेरी क्लास होती है 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। ठीक है, जिसमें हम लोग जीएटी के साथ डील करते हैं। यहीं पर मस्त वो लोग खाना भी खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं, हंसी मजाक भी कर लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं और जीएटी को फोड़ भी देते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं भाई, सिंसियरली पढ़ते हैं। तो 10 बजे के हिसाब से मैंने उनको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 याद करवाया था। तो 12 नहीं है इसका पीएच, इसका पीएच है 10। ठीक है, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज मोर देन लेमन जूस। आप एक बात बताओ, पीएच एक होता है कम और एक होता है पीएच ज्यादा। जिसका पीएच कम होगा उसमें एसिड की मात्रा काफी ज्यादा है, और जिसका पीएच ज्यादा रहेगा उसमें एसिड की मात्रा काफी कम है, मतलब बेस ज्यादा है। ठीक है, तो यदि आप गैस्ट्रिक जूस की बात करोगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यदि आप लेमन जूस की बात करोगे तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड। तो सबसे खतरनाक एसिड कौन सा है? सर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका पीएच कम होगा या ज्यादा? सर कम होगा। तो HCl का जो है वो कम है, मतलब गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच है इट इज गोइंग टू बी लेस देन लेमन जूस। लेस देन होगा तो यहां पर तो मोर देन लिखा है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब देखिए मैं आप सभी को 7 सवाल करवाने वाला हूं, 7 स्पेशल क्वेश्चंस। ठीक है, 7 स्पेशल क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपने देखा होगा मैंने आप सभी को पीरियडिक क्लासिफिकेशन तो नहीं करवाया और उसकी हिस्ट्री भी नहीं करवाई है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन। तो इसी के मैं आप सभी को 7 स्पेशल क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, दीज स्पेशल क्वेश्चन आर गोइंग टू बी गेम चेंजिंग फॉर यू। नीचे उनका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। एक तरीके से मैं आपको ये 7 सवाल से बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर डॉबिनार ट्राइड से है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है कि अकॉर्डिंग टू डॉबिनार, ठीक है, डॉबिनार के हिसाब से व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ट्राइड्स, जब इनको ट्राइड्स में अरेंज करा गया, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, मतलब ट्राइड्स मतलब कि 3 यहां पर ब्लॉक बनाए गए थे, तो जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है वॉज नियरली इक्वल टू द एवरेज ऑफ अदर टू, मतलब इन दो के एवरेज के बराबर था। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो एकदम सही। दिस लॉ कुड बी अप्लाइड सक्सेसफुली टू ऑल नोन एलिमेंट्स, मतलब जितने भी थे उन सभी के लिए ये अप्लाई करा गया था क्या? नो, इट इज एब्सोल्युटली, क्या ये सही है क्या? सारे के सारे मेरे को बताओ भाई, ये चीज ना ये गलत है। सेकंड वाला, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज रॉन्ग। यही इसका लिमिटेशन था सबसे बड़ा। ठीक है, ये याद कर लेना, डॉमिनायर ट्राइड एक बार में खत्म करवा दिया। दूसरा, डॉमिनायर की लिमिटेशन के ऊपर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट नंबर 1, इतने प्यारे सवाल ना, बेस्ट सवाल आप सभी के लिए लेकर आया हूं ताकि पीरियडिक क्लासिफिकेशन की धज्जियां उड़ाकर रख दो। आप जितनी भी डिस्कवरी पूछा हुआ है इसके बाहर नहीं पूछेगा।
डोबेनार कुड क्लासिफाई ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स इनटू ट्राइड्स, एकदम बिल्कुल सही बात है, कुछ ही एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स को वो नहीं कर पाए थे, ठीक है, कुछ ही एलिमेंट्स को वहां पर मतलब उसको रख पाए थे अपने ट्राइड्स में। स्टेटमेंट नंबर 2, ही वाज सक्सेसफुल इन अरेंजिंग ऑल एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, नहीं भाई, जितने भी एलिमेंट्स उस समय जाने जाते थे ना, उन सभी को अरेंज नहीं कर पाए थे, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज रॉन्ग। बढ़िया सर। अब यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स के हिसाब से जब एलिमेंट्स को अरेंज करा गया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से इनको रखा गया, एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट, मतलब हर जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी पहले के सिमिलर थी, एकदम सही बात लिखी हुई है। अब यही मैं आपको अलग से पढ़ा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मैंने यहीं पर आपको सवाल के फॉर्म में करवा दिया और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं एज इट इज, आपके मतलब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यदि एग्जाम आपका डिफिकल्ट आया तो। यार वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द टफ बिकॉज व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूं। स्टेटमेंट नंबर 2, दिस लॉ वर्कड वेल टू कैल्शियम बट फेल्ड फॉर हेवियर एलिमेंट्स, ठीक है, कैल्शियम तक तो बढ़िया काम कर रहा था मगर जितने भी हेवियर एलिमेंट है उनके लिए फेल हो गया, ये भी एकदम सही लिखा हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 both are correct, both these statements are true and second explains one, option number A is absolutely fine and fantastic। अब यहां पर फोर्थ क्या है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स एडजस्टेड सम एलिमेंट्स इन सेम स्लॉट टू फिट हिज पैटर्न, मतलब भाई उन्होंने पता क्या करा, मतलब एक एलिमेंट को, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट को ना सेम स्लॉट में फिट कर दिया, ठीक है, वो जानबूझकर चाहता था कि उसके पैटर्न को फॉलो करा जाए, फॉलो करे, तो उसने क्या करा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको सेम स्लॉट में फिट कर दिया। ही प्लेस्ड सम डिसिमिलर एलिमेंट्स, पता दिक्कत क्या हुई, सर चलो ठीक है ज्यादा एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में फिट करा बट दोज एलिमेंट्स वर डिसिमिलर, सेम नहीं थे, दे वर डिफरेंट एलिमेंट्स, दे वर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड ही लेफ्ट नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड वंस, मतलब ऐसे एलिमेंट कुछ और भी तो होंगे ना जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, उनके लिए उसने कोई जगह नहीं छोड़ी। तो एकदम सही है स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 दोनों सही है, और सेकंड वाला पहले वाले का एकदम करेक्टली रीजन डिपेक्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मेरे को पता है आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। यहां पर क्या है, मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस एंड ग्रुप्ड देम अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल सही बात है, मेंडलीव ने क्या करा था, एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर यहां पर सारे एलिमेंट्स को अरेंज करा था और उनको ग्रुप करा था अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, उन्होंने पता क्या बढ़िया काम करा था जो कि न्यूलैंड ने नहीं करा था, ही लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे ना उनके गैप्स छोड़ दिए थे और उनकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर दिया था, है ना, एटलीस्ट उनकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर दिया था और उनकी जगह छोड़ दी थी। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। फॉर एग्जांपल जैसे एका एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, इस तरीके का मतलब उन्होंने यहाँ पर प्रेडिक्शन कर दिए थे। अब यहाँ पर देखो इनकी लिमिटेशन क्या थी, द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स was not cleared in Mendeleev periodic table। जो आइसोटोप्स की पोजीशन थी ना, आइसोटोप्स मतलब जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होते हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं करी थी उन्होंने। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर लेटर सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आगे चल के क्या हुआ, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था एटॉमिक नंबर का, आगे चल के फिर क्या करा, जैसे इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पर करा ना, आगे किसी ने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर करा, ठीक है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर, आखिरी नहीं, अरे 8 सवाल हैं भाई। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। समझ रहे हो, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, स्टेट्स दैट द पीरियोडिक, मतलब जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है ना वही पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर का। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया गया था। पहला एकदम सही है। दूसरा क्या है, दिस अरेंजमेंट रिमूव्ड एनोमलीज ऑफ मेंडलीव टेबल, मतलब जितनी भी मतलब दिक्कतें आ रही थी, एडवर्सिटीज आ रही थी, डिसएडवांटेजेस थे मेंडलीव टेबल के, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिले थे, ठीक है। यहाँ पर एक एडवांटेज ये थी कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखा गया, ना कि एटॉमिक मास। एकदम बढ़िया। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ये, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सर मोस्ट ऑफ द केस में ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अरे यार ऑप्शन के फॉर्म में तेरे को ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं ऑप्शन के फॉर्म में लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न टेबल फीचर। स्टेटमेंट नंबर क्या बोल रही है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स अरेंज करे गए थे 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में, ठीक है, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड में, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बट सिमिलर एटॉमिक साइज, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स थे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनका अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे मगर सिमिलर एटॉमिक साइज था। ये गलत है।
सिमिलर एटॉमिक साइज नहीं है भाई। देखो देखो, एक बात बता रहा हूँ, सिमिलर एटॉमिक साइज तो है। सुनना, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, लिसन टू केयरफुली एवरीवन। एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ग्रुप में ना उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे बट डिफरेंट एटॉमिक साइज। मतलब एटॉमिक साइज, मतलब समझ रहे हो, एटॉमिक साइज इनका डिफरेंट रहेगा, मगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दे आर गोइंग टू बी सेम इन अ सिंगल ग्रुप। तो ये दोनों समझना, याद रखना। तो स्टेटमेंट नंबर जो 2 है ना, ये वाली गलत है। तो बढ़िया, आपने 8 सवाल कर लिए यार। मैंने ऊपर 7 डाले, यहाँ ऊपर 8 डालना था। 8 स्पेशल क्वेश्चंस फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। ब्राउनिंग ऑफ द चॉप्ड एप्पल कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लेमन जूस। मतलब क्या होता है, कभी भी आपने एप्पल को काटा और वो ना ब्राउन पड़ जाता है, मगर इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय लेमन जूस। आप उसके ऊपर अप्लाई कर दोगे, वो रिड्यूस हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? जो लेमन जूस है ना, इट इज हाई इन स्कॉर्बिक एसिड। इसमें स्कॉर्बिक एसिड काफी बढ़िया लेवल का होता है, और जिसका लो पीएच है, दैट रिएक्ट्स विद पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम। पता है ये जो पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम क्या है? यही उसको ब्राउन बना रहा है। दिस ओनली मेकिंग इट ब्राउन, यही उसको ब्राउन बना रहा है। तो कितनी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? वो पहली दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है यार, और रीजन भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है यार? एक काफ़ी बेस है, काफ़ी बढ़िया बेस है यार, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। एल्कली भी है। तो यहाँ पर देखो आगे चल के एक एल्कली है Aka2, ठीक है। यदि अपन एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो ये क्या है? वीक एसिड है, मतलब C का 3। बढ़िया, Aka2 और C का 3, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? मतलब D का 1, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? जो कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे, ये एक बेस है, तो यहाँ पर 4th में आप लगा दो। कैल्शियम यहाँ पर हाइड्रोक्साइड होना था मेरे हिसाब से, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप मतलब लगा दिया, मतलब आखिरी अपॉर्चुनिटी लेकर ऐसा कंसिडर कर लिया आपने। अब यहाँ पर देखो, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर्स, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग लिनन, ठीक है। तो विद रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट कौन सा सही है? देखो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, ये कभी भी किस प्रकार की स्टेटमेंट आए ना, तो CaOCl2, ठीक है। तो यहां पर आप एक बात बताऊं मैं आप सभी को, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, पहली बात तो ब्लीचिंग वुड पल्प के लिए यूज होगा, क्लोरीन है तो पानी के डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज करा जाएगा। लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लिनन एंड टेक्सटाइल को क्या करते हैं? ब्लीच करते हैं, इसलिए यूज होता है। तो ये कौन है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉ मटेरियल फॉर ब्लीचिंग पाउडर? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रॉ मटेरियल क्या है? ब्लीचिंग पाउडर समझ रहे हो आप? मतलब CaOCl2 ये कैसे बनता है? CaOCl2 मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ऐसे बनता है कि आपने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें आपने रिएक्ट क्या करवा दिया? आपने रिएक्ट करवा दी क्लोरीन, तो ये बनाएगा CaOCl2 प्लस H2O। तो यहां पर आपने क्या लिया? स्लेट लाइम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसकी जितनी भी ट्रिक है, ठीक है, इसकी जितनी भी ट्रिक है सॉल्ट्स की रिएक्शन की, जो लिंक मैंने आपको गिवन करी है ना डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, सारी ट्रिक वहां पर बता रखी है। स्लेट लाइम इसका करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ब्लू विट्रियोल, सोडियम कार्बोनेट, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है भाई, सारे के सारे मैंने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां पर लेकर आ गया, ठीक है। ब्लू विट्रियोल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। सोडियम कार्बोनेट में कितने होते हैं? 10 होते हैं। जिप्सम में कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ होते हैं, मतलब 0.5। बढ़िया सर। इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब ये पूछ क्या रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रिगार्डिंग, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि बेकिंग पाउडर के बारे में यहां पर बात चल रही है। तो क्या ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज करी जाती है क्या? बिल्कुल यूज करी जाती है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, बिल्कुल यूज करा जाता है। क्या इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ मिल्क? बिल्कुल यूज करा जाता है। क्या इट इज यूज्ड इन सोप्स एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री? गलत, ये नहीं करा जाता है। ये पता है कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करा जाता है। कास्टिक सोडा इज यूज्ड इन सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। इट इज यूज्ड इन मेकिंग एफरवेसेंस ड्रिंक, बिल्कुल यहाँ पर एफरवेसेंस मतलब जहां पर CO2 निकले, और जहां पर भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो डेफिनेटली इवेंचुअली CO2 तो वहां पर निकलेगी। तो पूछ रहा है कितनी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, तो ओनली 4 इज नॉट करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार, जोरदार, जबरदस्त जिंदाबाद सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। इसको याद करके चले जाना, काफी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़े और सवाल देख लें क्या? बिल्कुल सर,
थोड़े बहुत और सवाल यदि आप करवा देते तो भगवान आपका भला करता। बिल्कुल करवा दे रहा हूँ मेरी जान, ये देख, ठीक है, ये देखो यहां पर कौन सा पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड, ये जल्दी करवाऊंगा क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिकल्स। यूज अभी तो बताया नाइट्रिक एसिड का करा जाता है। फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर कौन सा था, सल्फ्यूरिक एसिड। टोमेटोज में कौन सा एसिड यूज करा जाता है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड यूज करा जाता है। टार्टरिक एसिड कहाँ पर यूज करेंगे, टार्टरिक एसिड कहाँ पर यूज करेंगे, टोमेटोज में तो ऑक्सैलिक करेंगे, टार्टरिक एसिड में टोमेटोज, टैमरिंड, हाँ टैमरिंड में यूज करा जाता है, याद आ गया, टैमरिंड में इसका यूज करा जाता है। टी फॉर टैमरिंड, टी फॉर टार्टरिक। लैक्टिक एसिड आप सभी को पता है। अब यहां पर देखो विनेगर को क्या कहा जाता है, विनेगर इज ऑल्सो नोन एज इथेनॉइक एसिड, इसको हम लोग इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। विच, और देखो इथेनॉइक एसिड और एक होता है मीथेनॉइक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। बढ़िया सर, इसमें से ट्राई बेसिक अब भी करा, ये छोड़ो, ठीक है, काम का सवाल नहीं है। अब आगे मैं आपको कौन सा सवाल बताऊं, ये वाला क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग बेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हुए, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ तो यार सोडियम हाइड्रोक्साइड की है, NaOH, उससे कम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, उससे कम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, और सबसे कम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया, इंक्रीज ऐसे हो रहा है, इंक्रीज ऐसे हो रहा है, तो इंक्रीज कैसे हो रहा है, 4 3 2 1 ऐसे ही हो रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़िया सर, मजा आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, एक लिटमस अ वेल नोन एसिड बेस इंडिकेटर, ये कहां से निकला है, ठीक है, ये कहां से निकला है, ये निकला है लिचिन्स, ठीक है, थैलोफाइटा, और लिचिन में भी कहां पर, थैलोफाइटा, याद रखना। अब यहां पर देखो क्या है, आपने चेंज इन कलर व्हेन अ टर्मरिक स्टेन ऑन व्हाइट क्लोथ्स इज स्क्रब्ड बाय सोप एंड देन वॉश्ड विद वाटर। आपने क्या करा, हल्दी लगाई, अब हल्दी तो पहले येलो रहेगी, आपने उसके ऊपर सोप रगड़ दिया। अब भाई सोप रगड़ दिया जो कि एक बेस है, ठीक है, और हल्दी क्या है, एक तरीके से इंडिकेटर की तरह काम करती है, और बेस के कांटेक्ट में जब भी आती है वो क्या हो जाती है, लाल कलर की हो जाती है, रेडिश ब्राउन हो गई, मगर फिर आपने पानी से धो दिया, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बढ़िया सर, ये क्वेश्चन तो ठीक नहीं था। यहां पर देखो ये क्वेश्चन हटाओ, इसमें क्या था, 2 ऑप्शन ठीक होंगे, ठीक है, 2 ऑप्शन आपको लगेगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एसिड टर्न्स, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, जिसकी ट्रिक क्या है, अरे बाप रे और बाप रे बाप, ठीक है, मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये बताया था। तो अब यहां पर क्या बोल रहा है कि अ स्टूडेंट टेस्टेड अ लिक्विड विद अ रेड लिटमस पेपर विच रिमेन रेड विद नो कलर। भाई उसने लाल कलर के, मतलब लाल कलर का लिटमस पेपर में जब लिक्विड डाला तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो क्या वो बेस है, नो सर, इट इज नॉट अ बेस। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो प्योर वाटर हो, क्यों, क्योंकि प्योर वाटर का pH 7 होता है, और 7 मतलब कि न्यूट्रल, 7 मतलब कि न्यूट्रल है, ये भी हो सकता है। तो ए और डी में से दोनों ऑप्शन सही है। बहुत पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऐसे ही डाला, मगर एक मिसलिनियस इंफॉर्मेशन आप सभी को दे रहा हूं। जो टर्मरिक है ना, उसमें सरकमिन नाम का एक इंग्रेडिएंट होता है, जो कि एक नेचुरल कंपाउंड है, दैट एक्ट्स एज अ पीएच इंडिकेटर, याद रखना। एसिडिक सोल्यूशन में सर्किमम जो है वो येलो रहता है, और बेसिक सोल्यूशन में सर्किमम क्या कर देता है, उसको रेडिश ब्राउन कर देता है, जिसका क्वेश्चन अभी अपन ने सॉल्व करा था। ये सारे के सारे आप सभी के सामने लिखे हुए इंडिकेटर्स आप देख सकते हो। ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द पीएच वेल इन 7 to 7.8, अभी क्वेश्चन करा। वैल्यू ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, ठीक है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ H+ आयन किसके पास हो गए, तो पता है H+ आयन किसके पास ज्यादा रहते हैं, जिसकी एसिडिटी काफी ज्यादा है। तो हायर एसिडिटी किसके पास मिलेगी आपको, सबसे ज्यादा एसिडिटी मिलेगी गैस्ट्रिक जूस के पास। अभी जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसी को एक अलग नजरिए से यहाँ पर पूछा हुआ है। टूथपेस्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ट्रू फॉर टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो होता है ना, वो क्या करता है, अब आप यहाँ पर लिखा है इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट द मटेरियल ऑफ टूथ एनिमल, ये एकदम गलत है, ठीक है। जो हमारे टीथ होते हैं ना, वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बने हुए होते हैं। टूथपेस्ट तो बेसिक है यार,
एसिडिटी माउथ की एसिडिटी को रिड्यूस करता है। अब यहाँ पर और क्वेश्चन देखो, द डिजायरेबल रेंज ऑफ पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर का पीएच कितना है, ये तो क्वेश्चन आप मेरे को बताना कितना है। द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क, ठीक है, दो क्वेश्चन आप पीएच के आप बताओगे, ड्रिंकिंग वाटर का पीएच और यहाँ पर पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6। व्हेन इट टर्न सोर, है ना, सोर होगा तो क्या होगा, अब सोर होगा तो आप सभी को बता रहा हूँ पीएच कम ही होगा, ठीक है, तो 6 से कम हो जाएगा, बिकम्स लेस देन 6। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड एक्स, ठीक है, जो कि डाइजेशन में मदद करता है, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑलरेडी पढ़ा रखा है। जो एसिड गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई कितने सारे सवाल करवा दिए आपको, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने खैर वैसे करवा भी रखे थे। अब यहां पर देखो आप, जो पीएच है इट्स अ लोगरिथमिक स्केल, बिल्कुल हाँ जी है। द स्केल इज लिमिटेड टू 0 से 14, 0 से 14 तक है, बिकॉज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज अबाउट 10 to the power -14, बिल्कुल सही है। द लोअर द वैल्यू ऑफ पीएच ग्रेटर इज द एसिडिटी, बिल्कुल जितनी कम वैल्यू होगी पीएच की उतनी एसिडिटी होगी, सारी स्टेटमेंट एकदम सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टूथपेस्ट प्रिवेंट्स टूथ डिके, टूथ डिके का मतलब पता क्या होता है, टूथ एनिमल डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, टूथ एनिमल डिग्रेड हो जाती है क्योंकि काफी ज्यादा बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि एसिडिटी बढ़ रही है। तो जो टूथपेस्ट है प्रिवेंट्स टूथ डिके बाय न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस एसिडिटी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काय को कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। किसी के भी आखिरी में हाइड्रोक्साइड आ रहा है मतलब कि वो क्या है, एक बेस है, याद रखना। अब यहां पर देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन नेटल लीव्स, देखो क्या एक नेटल लीव्स नाम का प्लांट है, ठीक है, नेटल लीफ, ठीक है, और यहां पर क्या रहता है, उसकी जो मतलब हेयर्स रहता है ना, वो क्या हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, वो इंजेक्ट कर देते हैं मिथेनोइक एसिड। इस मिथेनोइक एसिड की वजह से पता दिक्कत क्या रहती है, मतलब बर्निंग सेंसेशन एंड पेन हमारी बॉडी में आ जाता है, इरिटेशन होता है, और उसी के साइड में इसका क्योर डॉग प्लांट लगा होता है। जब इसको रब करेंगे, ठीक है, जब इसको रब करेंगे तो वो ठीक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मिथेनोइक एसिड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बी जो है मधुमक्खी है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में एक एसिड इंजेक्ट कर देती है जो कि पेन और इरिटेशन करती है, ये कौन सा एसिड है, अगेन ऑप्शन नंबर डी मिथेनोइक एसिड इज करेक्ट आंसर, याद रखना है इसको, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन ऑफ बी, क्या लिखा हुआ है, अरे यार ये तो, अब आप एक बात बताओ, आप सोप से उसको करोगे तो क्या होगा, वो तो एक एल्कली है ना, बीइंग जो बी की स्टिंग है वो एसिडिक है और सोप क्या है, एक एल्कली, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही है, बढ़िया। ये ब्राउनिंग ऑफ द चॉप्ड एप्पल, ये अभी अपन ने पढ़ा था, ये सभी तो आपको पता है। देखो यहां पर सॉल्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है, देखो सॉल्ट्स जितने भी है ना, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिडिक एंड बेस, ठीक है। Salts of a strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7 and salt of strong base and weak acid are basic in nature with pH value more than 7। अब देखो यहाँ पर जितने भी उसके क्वेश्चन है वो तो ऑलरेडी मैंने आप सभी को ऊपर करवा दिए। यहाँ पर कुछ मैं आपको अदर क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये तो ऑलरेडी बता रखा है यार, बता रखे हैं बाकी तो। अब वही वाली क्वेश्चन, वही वाली स्लाइड खोलते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल सर, अब यहां पर आता है, देखिए एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, मतलब जितने भी खाना बनाने वाले बर्तन हैं उसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, इसके लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। देखो एल्यूमिनियम का यूज करते हो ना, पहली बात तो आप इसको इतनी हीट देते हो ना, ये पिघलता नहीं है एल्यूमिनियम, तो दैट मीन्स इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ के साथ 1 है, मतलब कि गुड थर्मल कंडक्टिविटी, भाई जलता, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी इसकी काफी बढ़िया है, हीट काफी अच्छे से पास हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटल हमारी अर्थ की क्रस्ट में वो कौन सा है, एल्यूमिनियम। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल, मतलब सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट किसका है, मतलब मेटल में सबसे लीस्ट हीट जो पास करता है वो है लेड, है ना। आप शौक हो ना, यही ऑप्शन नंबर है, ये लेड ही सही है। Which property of metal is used for making bells and strings of musical instrument like सितार and violin, मतलब जितनी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, सितार, वायलिन, इनको बनाने के लिए जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल की यहाँ पर डिपिक्ट करती है। तो आप सभी को पता है सोनोरस एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है मेटल की जो कि ये डिपिक्ट करती है कि whenever a metal is strike against hard surface it produces sound, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मेलिएबल का मतलब है पीट कर शीट में चेंज कर देना, डक्टिलिटी का मतलब है वायर्स में चेंज कर देना, ठीक है,
और कंडक्टिविटी वेरी करती है मेटल टू मेटल, बट यूजुअली दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री Al2O3 प्लस NaOH, ये क्या देगा? ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आप सभी को बताया था। Al2O3 जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पर बेस से जब रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पर क्या बना रहा है? NaLO2। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक जिंक ऑक्साइड भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड रहता है, तो याद रखना यहाँ पर NaLO2 मतलब सोडियम जिंकेट, सॉरी सोडियम एल्यूमिनेट। बढ़िया। यहाँ पर क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी मतलब छोटे से बड़ा, और ऑलरेडी आपको ऑर्डर दे रखा है। तो आप देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ठीक है। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग। यहां 10 आएगा। तो अब देखो, सबसे कम किसका? सोडियम का होगा क्या? नहीं भाई, गलत है, सोडियम तो सबसे पहले ही आएगा। सोडियम के बाद क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा, तो यहां पर सी वाला भी नहीं हो सकता है। तो अब आयरन पहले आएगा या जिंक? यार सर जिंक पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, जिंक पहले आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल बी डिस्प्लेस्ड रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन होगी? सभी को बताऊं? देखो एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, यहां पर जो मेटल है आप देख लो, क्या इस मेटल को, यहां पर जो मेटल है क्या वो इस मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा? उसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा? हाईली रिएक्टिव। तो आप एक बात मेरे को बताओ, क्या कभी जीवन में सिल्वर Cu को रिप्लेस कर पाएगा क्या? क्या कभी कॉपर जीवन में Na को रिप्लेस कर पाएगा क्या? इनकी 7 पुश्तें निकल जाएंगी मगर कभी उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर रिप्लेस कर देगा, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये पहले ब्लू होता है और बाद में ग्रीन हो जाता है, आपको याद भी होगा ये वाली रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। क्यों ए इज करेक्ट? क्योंकि आप देखो कॉपर जो है, कॉपर पहले आएगा ना। रुको 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 1 मिनट, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आज ज़ेब्रा, स्ट्रीट ट्राई लर्निंग हाउ। तो देखो ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन है, और रुको, स्ट्रीट ट्राई लर्निंग हाउ CM। अब सुनना, और यहां पर कॉपर है, क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर देगा क्या? नहीं करेगा भाई, एकदम से नजर गई मेरी, ठीक है, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो लो रिएक्टिव है ना। मगर क्या कॉपर Ag सिल्वर को कर देगा क्या? बिल्कुल कर देगा, ऑप्शन नंबर 20 करेगा। अब भी भवंडर आ जाता कमेंट सेक्शन में कि सर गलत कैसे बता दिया आपने। सर आप तो भगवान हो, इंसान नहीं हो। गलती हो जाती है यार, ठीक है, बढ़िया। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स। जो नॉन मेटल्स है ना वो कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स हैं वो कोवेलेंट बनाते हैं, कोवेलेंट क्लोराइड्स, बिकॉज दे गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन, ठीक है, दे गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन। भाई एक बात मेरे को बताओ, क्या यहाँ पर गिव एंड टेक होता है क्या? क्या कोवेलेंट में गिव एंड टेक होता है क्या? नहीं भाई, वो तो आयनिक में होता है, यहाँ पर शेयर होता है, शेयरिंग होती है यहाँ पर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स, इसमें से आयनिक कंपाउंड्स कौन से नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। तो यार देखो NaCl तो आयनिक कंपाउंड है, आप सभी को पता होना चाहिए। Na और Cl, एक इसको दिया और एक इसको दिया, ये तो आयनिक है। तो फोर्थ वाले के साथ क्या आ रहा है? फोर्थ वाले के साथ, फोर्थ कहाँ कहाँ आ रहा है? सर यहाँ आ रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो HCl है ना और CCl4 है, ये दोनों नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट आयनिक कंपाउंड, दे आर कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय, जे जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना, इनको कौन एक्सट्रैक्ट करेगा? दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड। जितने भी इनके मोल्टन ऑक्साइड्स है ना, जितने भी इनके मोल्टन ऑक्साइड्स हैं, वो मोल्टन ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की मदद से इनको एक्सट्रैक्ट करा जाता है। Which of the following non-metal is lustrous? इसमें से कौन सा नॉन मेटल है जो कि चमकदार है, लस्ट्रस है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, आयोडीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल बताइए। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, अच्छा
एम्फोटेरिक ऑक्साइड यार Al2O3 अभी मैंने बताया, जो कि एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। और एक आपका जिंक ऑक्साइड भी है यार, लिख लेना, ठीक है, जिंक ऑक्साइड के साथ भी कर जाता है। जिंक ऑक्साइड भी आपका एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इसमें से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है? तो एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होगा बताऊं आपको, CO2, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी आपके क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, लिख लेना। CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X is 12। तो यदि ऑप्शन में गलती से मैग्नीशियम होता ना तो आग बंद करके लगा लेते, अरे भाई पहले पूरा क्वेश्चन पढ़। विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू X, कौन सी जो गैस है वो इसके एकदम करीब है, कौन सी है? यदि अपन मैग्नीशियम की बात करेंगे तो हा ही ली बी बा का ना ओफा नी ना मग अल सी पस कलर, तो नी मतलब नियॉन है ना मैग्नीशियम से, ये एक इनर्ट गैस है जो कि X से करीब है, मतलब मैग्नीशियम से काफी करीब है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं? बिल्कुल सही। द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, देखो जो रोस्टिंग की जाती है ना, किसी की उड़ाई जाती है, वो सभी के प्रेजेंस में की जाती है। तो यहाँ तो एब्सेंस में और ऊपर से कार्बोनेट ओर भी दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कैल्सिनेशन इज द करेक्ट आंसर। ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं इनके जो ऑक्साइड्स हैं लाइक जिंक, आयरन, निकल, टिन, कॉपर आर रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, दे आर रिड्यूस्ड बाय कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर कार्बन का यूज करेंगे एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो इनको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है, वो इनको रिड्यूस करेगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये इसका जिक्र हो रखा है। इन थर्माइट वेल्डिंग अ मिक्सचर ऑफ, देखो मैं आप सभी को एक बात बता रहा हूं, थर्माइट वेल्डिंग में पता क्या होता है, आप क्या करते हो, आप लेते हो फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3, और साथ में आप लेते हो एल्यूमिनियम पाउडर Al लेते हो, ये आपने Al लिया, तो अब पता क्या होता है, ये इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि यहाँ पर Fe बन जाता है मॉल्टन फॉर्म में और यहाँ पर बन जाता है Al2O3, यहाँ पर Al2O3। अब जो मॉल्टन फॉर्म में यहाँ पर Fe बना ना, इसको थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन कहा जाता है, जिससे रेलवे ट्रैक जोड़े जाएंगे। तो इतना मॉल्टन फॉर्म में ये लोहा निकला है, इतना पिघला हुआ कि कहीं पर भी डाल दोगे वो चीज काफी बढ़िया तरीके से जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर, 3 मतलब फेरिक एंड 2 मतलब फेरस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़िया। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ, मतलब गैल्वेनाइजेशन के केस में एक मेटल को प्रोटेक्ट करा जाता है जिंक की कोटिंग उसके ऊपर कवर करके, यहाँ पर जिंक की कोटिंग उसके ऊपर लगाई जाती है। एक एलिमेंट है X जो कि सॉफ्ट है एंड दैट कैन बी कट विद अ नाइफ, कभी भी ऐसा है ना, कभी भी इस प्रकार का है कि एक ऐसा एलिमेंट मेटल दैट कैन बी कट विद अ नाइफ, तो ये दो हैं, कौन कौन सा, सोडियम और पोटेशियम। ये सोडियम और सर यहाँ तो पोटेशियम भी है, अरे P मतलब पोटेशियम नहीं होता है भाई, K मतलब पोटेशियम है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म्स कंपाउंड Z। बढ़िया। X लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड Y गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि नॉट शोन करी जाएगी Z, मतलब X और Y मिलकर Z बनाए। यार मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, एक ने गेन करा है और एक ने लूज करा है, मतलब गेन और लूज से जो यहां पर कंपाउंड बनता है वो कभी भी हमारा कोवेलेंट तो होगा नहीं, वो क्या होगा, आयनिक होगा, और आयनिक के बॉन्ड तो काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और आयनिक के बॉन्ड यदि स्ट्रॉन्ग हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट नहीं होगा क्योंकि नॉट शोन पूछा है, तो इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या बढ़िया सवाल था, समझ में आया, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब यहां पर देखो, अमलगम इज एन अलॉय ऑफ, अमलगम कोई भी अलॉय है जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंट मरकरी है Hg, तो आप उसको अमलगम बोलोगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ, ठीक है, ग्रीन कोटिंग काई की बना लेता है, जल्दी बताओ, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड की बना लेते हैं क्या, कॉपर कार्बोनेट बनाएंगे क्या, कॉपर ऑक्साइड ही बनाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़िया। अब देखो यहां पर कुछ और भी बेहतरीन सवाल कर लेते हैं, करवा देता हूं आपको, क्या ही छोड़ना है यार अब, ठीक है। यहां पर देखो, which one of the following is the correct order of valencies of
NeSiNNMg। नियॉन की कितनी है सर? नियॉन की तो 0 है। सिलिकॉन की कितनी है सर? 4 है। नाइट्रोजन की कितनी है? 3 है। और मैग्नीशियम की कितनी है सर? 2 है। तो 0 2 3 4 इंक्रीजिंग पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो 0 2 3 4 मतलब NeMgNSi। तो NeMgNSi ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। Which of the following pairs of elements is liquid at room temperature and at normal pressure? ठीक है, कौन से लिक्विड होंगे? तो मरकरी एंड ब्रोमीन आर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। What is the number of water molecules present in ferrous sulfate crystal? आप सभी को मैंने एक रिएक्शन करवाई थी FeSO4। जब आप इसको हीट करोगे तो ये सबसे पहले Fe2O3 बनाएगा प्लस SO2 प्लस SO3। मगर इसको ना सबसे पहले क्या करा गया था? इट वॉज फाउंड इन FeSO4 डॉट 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। जब इसको हीट कराना तो FeSO4 अलग हुआ और देन H2O अलग हुआ, समझिए। FeSO4 अलग हुआ और H2O अलग हुआ। तो मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो FeSO4 है इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर कोबाल्ट का यूज करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, कोबाल्ट का यूज करते हैं हम कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। यहाँ पर आयोडीन का यूज करते हैं गोइटर के ट्रीटमेंट में, आर्सेनिक का यूज करते हैं ट्यूमर के प्रेजेंस को डिटरमाइन करने के लिए, एंड सोडियम 24 का ब्लड क्लॉट के डिटेक्शन में। यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट हैज द सेम वैलेंसी? सेम वैलेंसी किसकी होगी यार? आप कॉमन सेंस लगाओ। क्या कभी Na और Mg की हो सकती है? क्या कभी भी नहीं। यहाँ पर भी Na और Mg की कभी भी नहीं, ठीक है। Mg C और B है, सभी की क्या है? +2। ये एकदम सही है, बढ़िया सर, मजा आ गया। और क्वेश्चन करें? बढ़िया। बोल्स ये नहीं, ये ठीक है। एक हरामी बच्चा बोलता बैच में कि सर ये आपके जैसा दिख रहे हैं। भाई मतलब हद होनी चाहिए बटरिंग करने की। साला शुगर कोटिंग कर रहा था। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी? तो रिएक्टिविटी सीरीज ये है, उसकी ट्रिक ये है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसकी ट्रिक यहाँ पर लिखी हुई। तो क्वेश्चन देखो आप यार, आप एक बात बताओ, आपसे डिक्रीजिंग पूछ रहा है ना, तो यदि सिल्वर कहीं पर भी गिवन है तो सिल्वर तो सबसे नीचे आएगा ना, सिल्वर तो सबसे ही नीचे आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और क्या भाई, एम्फोटेरिक की एक ट्रिक है कि ये वो लोग हैं जो कि रोहित और विराट से या तो रोहित से कनेक्टेड है या तो विराट से कनेक्टेड है, एंड दे ऑलवेज सेपरेट रोहित एंड विराट कोहली बाय व्हाट? बाय फ्रेंचाइजी। सेपरेटेड बाय फ्रेंचाइजी बट यूनाइटेड बाय कंट्री, ठीक है। दीज आर दोज पीपल हु अटैच्ड इक्वली टू बोथ ऑफ देम, ठीक है। अब जो दोनों से अटैच्ड हैं, मतलब ऐसे ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों से रिएक्ट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये ट्रिक है क्योंकि आपको सेशन में देखने को मिलेगी। ये देखो, एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अरे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर अपने फेस पर लगाता हुआ मेरा दोस्त क्रश ने कह दिया है कि स्किन ड्राई हो चुकी है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब इसको पता है भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसी लेयर है, एक बार लगा लो फेस पर, एक बार फेस पर लगा लो, उसके बाद कभी दोबारा ऑक्साइड हो गई नहीं, दोबारा ऑक्साइड हो ही नहीं सकती। कितने घंटे का सेशन? 48 मिनट का सेशन हो चुका है, कभी दोबारा हो गई नहीं। ठीक है, तो एनोडाइजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। आपको पता है एल्यूमिनियम एक बार अपनी थिन लेयर डेवलप कर ली उसके ऑक्साइड की, उसके बाद वो फर्दर ऑक्सीडेशन से मेटल को प्रिवेंट करता है। इस लेयर को और भी थिक बनाई जा सकता है एनोडाइजिंग से। आप एनोड पर एल्यूमिनियम ले लो और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो एज इलेक्ट्रोलाइट। जब आप करंट पास करोगे तो ऑक्सीजन लिबरेट होगी और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एक थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड बना लेगी। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर क्या बढ़िया क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स फ्लोट इन कोल्ड वाटर? कोल्ड वाटर में कौन फ्लोट करता है? यार देखो, मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, सुनना मेरी बात। ये देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तीनों के तीनों ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होता है। ऊपर के जो दो हैं पोटेशियम और सोडियम, दे आर हाईली एक्सोथर्मिक। कैल्शियम जो है इट फ्लोट्स ओवर वाटर। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और टिन दे रिएक्ट विद स्टीम। एंड लेड, सिल्वर, गोल्ड दे डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल।
अब सुनो मेरी बात, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर भाई, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो शिनचैन का जूस है, ठीक है। इसमें आप देखो आइस क्यूब क्या बढ़िया तरीके से तैर रहे हैं। इसी तरीके से कैल्शियम भी तैरता है भाई, ठीक है। कैल्शियम भी इसी तरीके से, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सेशन कैसा लग रहा है जरा मेरे को बताना आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज विद वाटर? पानी के साथ कौन काफी बढ़िया रिएक्ट करेगा? तो अब आप बोलोगे सर लेड तो रिएक्ट ही नहीं करता, मगर रिएक्टिविटी है तो बताना तो पड़ेगा। तो क्या मैं ये वाला सवाल आपको करवाऊं क्या? अरे भाई आसान सवाल है यार। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ। तो आप देख लो, जिंक आ रहा है तो जिंक सबसे आगे आएगा, ठीक है। और लर्निंग हाउस फिर आएगा कॉपर, तो जिंक के बाद कॉपर आप देख लो, जिंक पहले आएगा, यहाँ पर भी फिर कॉपर आएगा, तो जिंक के बाद कॉपर फिर आयरन, ठीक है। नहीं, जिंक के बाद आयरन, रुकना एक मिनट, जिंक है, जिंक के बाद आयरन, ओके, आयरन के बाद लेड, और लेड के बाद कॉपर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका, ठीक है। एकदम आसान सवाल था यार, बस वही याद कर लो। और भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग ट्रिक होती है, ये चीज़ याद रखना भाई। सर ये क्या लेकर आ गए आप, ये पूछेगा क्या भाई? नाइट्रिक एसिड क्या बोलता है? बिग बॉस तू अपना शो रख ले, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। ये पता क्या है? तू अपना शो नहीं, तू अपना H2 रख ले, मैं अपना एटीट्यूड नहीं, मैं अपना कौन सा नेचर, मैं अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर रख लेता हूँ। इसका मतलब क्या है बताऊँ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी देखो, कोई भी मेटल, मतलब कोई भी एसिड है, ठीक है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव यू व्हाट? ये आपको क्या देगा? मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यार सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। मगर यही एसिड यदि नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पर H2 नहीं होगी, यहाँ पर H2 नहीं निकलेगी। यहाँ पर पता क्या निकलेगी? यहाँ पर निकलेगी H2O। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड के पास एटीट्यूड है, एटीट्यूड नहीं ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। खुद क्या ये पता क्या करता है? H2 को ऑक्सीडाइज कर देगा और उसको ना H2 को वाटर बना देता है, H2O, और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है किसी भी ऑक्सीडाइज। मगर यहाँ पर कैसा है कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, यार वी आर डिफरेंट, हम अलग हैं, ठीक है, हम अलग हैं। जैसे हमारा कंटेंट अलग है ना, उसी तरीके से मैग्नीशियम और मैग्नीज बोलते हैं हम अलग हैं। हमारे साथ ना, हमारे सामने तो भाई झुकना पड़ेगा। किसको झुकना पड़ेगा? नाइट्रिक एसिड को भी झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। और एक और मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर ये क्या क्या लेकर आ रहे हो आप? 3 तेरा नहीं, 3 मेरा 1 तेरा। 3 किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और 1 नाइट्रिक एसिड का। ये क्या है? एक्वा रेजिया। ये है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया मतलब कि एक ऐसा फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड से मिलकर बनता है। 3 जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 नाइट्रिक एसिड रहता है। हाईली कोरोसिव मतलब खुरदुरा कर देने वाला लिक्विड है जो कि इवन गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन नॉट केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट नहीं कर सकता है? शुगर नहीं कर सकती भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फ्री आयंस होना जरूरी है ना। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय नर्व सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो इसमें से कौन सा मेटल है वो बताएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का ट्रांसफर होता है नर्व सेल्स में, नर्व सेल्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का ट्रांसफर होता है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का, तो ये क्या होता है? सिल्वर एंड पोटेशियम के फॉर्म में। बढ़िया सा। और कोई सवाल है क्या? और कोई जिसको सुनकर हंसी आए? आएंगे अभी, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई? HgO है, इसको हीट करा HgO और O2 बन रहा है। मर्करिक ऑक्साइड है, आपको पता है इसको हीट करता है ना, तो ये मर्करिक ऑक्साइड तो सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद जो O2 निकल रहा है ये गैस है, ठीक है, ये सॉलिड है। और आखिरी वाला जो बन रहा है ये गैस है, O2 यहाँ पर गैस है। ये तो सॉलिड है और आखिरी में गैस देखना कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। मगर बीच वाला जो Hg निकला ना, ये मोल्टन फॉर्म में लिक्विड में है, तो सॉलिड लिक्विड गैस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और ये रिएक्शन कई बार बता देता हूँ मैं। सिनेबार इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सिनेबार का मतलब पता क्या होता है? Hgs मतलब मरकरी, है ना, मरकरी का है ये ओर। बढ़िया सर, मजा आ गया। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सिनेबार और कॉपर ग्लैंस याद कर लेना। सिनेबार मतलब Hgs, कॉपर ग्लैंस मतलब Cu2s, ठीक है। ओके सर, मजा आ गया।
अब ये चीज है क्या, देखो जितने भी मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो वो दो प्रकार से पाए जाते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट और। सल्फाइड ओर में क्या करा जाता है, सल्फाइड ओर में रोस्टिंग करके पहले उसका ऑक्साइड बनाता है। देखो पहले क्या करो, कोई भी ओर प्रेजेंट है पहले उसका ऑक्साइड बनाओ, उसके बाद उसका रिडक्शन कर दो। तो ऑक्साइड बनाने के लिए, मतलब सल्फाइड ओर का ऑक्साइड बनाने के लिए रोस्टिंग यूज करा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और कार्बोनेट ओर के ऑक्साइड बनाने के लिए कैल्सिनेशन यूज करा जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। यहाँ पर थर्माइट वेल्डिंग भी मैंने आप सभी को ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता दी है, ठीक है ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पर ये क्या है कि टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग अ थिन लेयर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अप्लाई। किसकी लेयर यहाँ पर अप्लाई की जाती है? तो यार थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक है, जिंक की लेयर अप्लाई करते हैं। हर ओनर इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम द एक्सेस एयर एंड मॉइस्चर। देख रहे हो, हर क्या बढ़िया पैम्परिंग दी जा रही है। और एक हमारे डोगेश भाई his owner is preventing from excess air, ठीक है। डोगेश भाई is not a dog anymore, he has become tiger, ठीक है, टाइगर बन, कोटिंग कर दी भाई, जिंक की कोटिंग कर दी। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक है। जिंक जो सिल्वर आर्टिफैक्ट्स है ना, सिल्वर आर्टिफैक्ट्स गेट टार्निश्ड इन एयर, हवा में क्या टार्निश्ड हो जाते हैं ये, वही उनके ऊपर भी लेयर जम जाती है, मगर फिर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ किसकी वजह से लेयर बन जाती है? सिल्वर ऑक्साइड नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है सिल्वर सल्फाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, सिल्वर सल्फाइड इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया सर, मजा आ गया। यहां पर देखो, हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक आयरन इज यूजुअली मेड अप ऑफ, जो हीटिंग एलिमेंट है इलेक्ट्रिक आयरन का, वो काय से मिलकर बनता है? वो बनता है नाइक्रोम से मिलकर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट इन स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील में क्या आयरन भी होता है, निकल भी होता है, क्रोमियम भी होता है, टिन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज, अलॉयज ऐसे होते हैं जो मेटल्स या नॉन मेटल्स के मिक्सचर से मिलकर बनते हैं, जिसमें नॉन मेटल होता है एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो नॉन मेटल वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा भाई? ब्रास में तो आप सभी को पता है, देखो ब्रास मतलब विकस, मतलब कॉपर एंड जेडन जिंक, ब्रो मतलब भाई, मतलब कजन, Cu और Sn, ठीक है। अमलगम मतलब मरकरी, ठीक है, मगर स्टील में नॉन मेटल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बढ़िया। ब्रो मतलब Cu और Sn। अरे यार कजन को ऐसे लिखते हो ना, तो ये O हटाओ और S हटाओ, तो ब्रो को कजन भी बोलते हैं, तो यहाँ पर Cu कर दो और Sn कर दो, ऐसा कोई नहीं बताएगा भाई। सोल्जर से मैंने बताया था लेटा याद करना चाहिए, ले से लेड और टा से टिन, तो ले से Pb और टिन से Sn। मजा आ गया सर, ये सारी की सारी लिस्ट आप सभी के सामने गिवन है, याद कर लेना, और क्या ही करूं भाई। बढ़िया सर। अब देखो यहां पर, अब आखिरी में आते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल, कुछ और भी बढ़िया सवाल करते हैं और खत्म करते हैं सेशन को, ठीक है। अभी और भी आपको डायरेक्ट केमिस्ट्री का भी एक बढ़िया सा सोल्यूशन बताऊंगा, डोंट वरी। द रिएक्शन इन विच इथेनॉल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इथेनॉल जो है, ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड की रिएक्शन है। सर डर लगता है, अरे अब भी रुक तू, तेरा डर मैं भगाऊंगा। इथेनोइक एसिड में चेंज होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें यूज काय को करते हैं KMnO4 और K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करा जाता है। मगर सर बहुत सारी रिएक्शन है, ये ले, ऑक्सीडेशन में इथेनॉल इथेनोइक में चेंज होता है, मतलब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रहा है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज होता है, निकल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। डिहाइड्रेशन में इथेनॉल इथीन में चेंज होता है। एस्टरिफिकेशन में मतलब कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड मिलकर एस्टर बनाते हैं, और सैपोनिफिकेशन में यहाँ पर क्या बनता है? सोप बनता है। सोडियम सॉल्ट को सोप कहा जाता है। अब करें सवाल सॉल्व, सारे सवाल करवाता हूं। देखो क्विज ग्रुप में मैंने खुद ने डाले थे काफी पहले। सो द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, एडिशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। The reaction in which ethanol reacts with ethanoic acid to form sweet smelling substance, sweet smelling substance को एस्टर कहा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, बस एक स्लाइड से सारे सवाल कर रहे हो आप लोग। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या बन रहा है? इन विच सोप्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। भाड़ में मजा आ रहा है कि नहीं भाई? हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को जरा। Which of the following agent is used in the reaction to change alcohol into carboxylic acid? अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं ना, ये देखो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर चेंज करा जा रहा है।
ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये एल्कोहल है और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर रहा है, मतलब इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में, तो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सर मजा आ गया। और सवाल करते हैं, चिंता क्यों कर रहा है कार्बन एंड कंपाउंड की। पार्ट 4 में पूरा कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ा रखा है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्ट, मगर ये सवाल वहां नहीं करवाए, ये सवाल यहीं मिलेंगे। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई गलत। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बी, ये सेकंड वाला है ना, ये सही है। तो ये आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये बताना, ये आपको बताना पड़ेगा भाई कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, याद रखना है, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स के बीच का फोर्स कैसा होता है यार। आयनिक काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड कोवेलेंट का कैसा होता है। हिंट मैंने आप सभी को ऑलरेडी दे दी है। यहां पर देखो क्वेश्चन, C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलॉगस सीरीज ऑफ, ठीक है, C3। तो किस C3H8 जो है एक हाइड्रोकार्बन आप सभी की आंखों के सामने है, ये किस होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करता है। तो सुनो मेरी बात सारे के सारे, ठीक है वीर जवानों, आप करके देख लो। पहले अपन एल्केन्स लेते हैं। एल्केन्स का क्या है, CnH2n+2। तो C3 जब आपने डाला तो यहां पर क्या 8 बन रहा है क्या, 3 2 6, 3 2 6 और 2 8। अरे यार पहले में ही बन गया। तो पहला मतलब एल्केन आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, है ना। इसका हमने फॉर्मूला डाला, मतलब n की वैल्यू डाली और देख लो H का क्या वही बन रहा है क्या, बन गया, बिल्कुल बन गया। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, मतलब पेंटेन में कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स है, 3 आइसोमर्स है पेंटेन के। और सर और भी आइसोमर्स को याद करने की ट्रिक जो नीचे आपको सेशन है ना वहां पर बता रखी, ठीक है, जो लिंक आपको सभी को गिवन कर दी है डिस्क्रिप्शन में। व्हेन इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद NaHCO3, यहां पर NaCO3 आएगा, ठीक है। कभी भी इथेनोइक एसिड को NaCO3 के साथ आप ट्रीट करोगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी। सर ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गया। अरे कार्बोनेट का कंपाउंड कोई भी आया, कार्बोनेट का कंपाउंड कोई भी आया तो आखिरी में CO2 ही रिलीज होगी, याद रख लो। आग बंद करके तो CO2 इज द करेक्ट आंसर। फायर निकल रही है कि नहीं जब अपन सवाल सॉल्व कर रहे हैं। इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के बाद इथेनॉल क्या देता है, इथेनोइक एसिड देता है। सर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करी ना। नेम द फंक्शनल ग्रुप इन CH3COCH3। तो फंक्शनल ग्रुप आप देख लो, एल्कोहल में कौन सा होता है, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, कीटोन में C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होता है CHO। तो आप देख लो CO कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर CO दिख रहा है, कीटोन। हाइड्रोकार्बन हैज 4 कार्बन एटम, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इफ इट इज एल्कीन। तो देखो एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एल्कीन का क्या है CnH2n, इसका फॉर्मूला क्या है CnH2n-2, नहीं +2, इसका है CnH2n-2। तो यहां पर बोल रहा है एल्कीन मतलब ये है, तो उसमें कितने हैं 4 है, तो C4H8, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। n की वैल्यू डाल दी बस ठीक है, बढ़िया सर। इन डायमंड, डायमंड में, ठीक है, डायमंड तो आप हो यार मेरे, इस बार देखना इतना गंदा रगड़ कर आओगे ना पेपर में, मजा आ जाएगा, शाइन करो एकदम डायमंड की तरह। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, 1 2 3 4, ठीक है, 4 अदर कार्बन एटम। 2 फॉर्म क्या बनाता है, एक रिजिड 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, याद रखना, ठीक है। अब सर और भी डायमंड जैसे जैसे अदर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर देयर, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरीन, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। then why you're not mentioning them? I have already mentioned them in the part 4 of the chemistry, already mention कर दिया है। आप जब जाओगे ना कितने सवाल मिलेंगे पता है, 8 से 10 सवाल मिलेंगे आपको, 8 से 10 सवाल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन के, 8 से 10 सवाल सब बाय वो जो आपका है ना पेंसिल, स्लिपरी टू टच, वीक वेंडर वॉल फोर्स, सब कुछ आपको वहां पर देखने को मिलेगा। चलो, सोप मॉलिक्यूल हैज, पता है कभी भी सोप आपने देखा होगा क्या बनाता है, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल बनाता है ऐसे करके। अब देखो ये है हेड और ये क्या है टेल, ठीक है, ये है हेड और ये है टेल। अब मेरी बात सुनो सारे के सारे, जितना भी डस्ट पार्टिकल है वो यहां पर इकट्ठा हो गया,
जितना भी डस्ट पार्टिकल है वो यहाँ पर इकट्ठा होगा। अब मेरी बात सुनो, ये है टेल। इसने क्या करा, डस्ट पार्टिकल को घोल लिया, मगर वाटर को नहीं घोला। वाटर को नहीं घोला मतलब कि इसको है फोबिया, काय का, वाटर का। मतलब टेल को फोबिया है वाटर का, तो हाइड्रोफोबिक टेल। आप क्या बोलोगे, हाइड्रोफोबिक टेल। तो हाइड्रोफोबिक टेल है और हाइड्रोफिलिक हेड। तो हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड, ऑप्शन नंबर बी इसका। क्लियर है। डस्ट जाती है उधर, डस्ट सारी की सारी घुल गई। अब सर इकट्ठी क्यों करी आपने डस्ट? आप जैसे ही एक बार स्क्रबर चलाओगे पूरी की पूरी डस्ट गायब। ठीक है। अब सर व्हाट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट केमिस्ट्री? व्हाट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट केमिस्ट्री, क्या करें? इसका भी कुछ सर इतना कर दिया, थोड़ा सा इसका भी बता दो। एक दे दूं क्या हेड पीडीएफ? हाँ, एकदम आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाए, मगर गार्डन में कोई नहीं घूमेगा, नहीं तो आगे नहीं बोलूंगा। ठीक है, दे दूं क्या आप सभी को हेड पीडीएफ? सर दे दो। वाई आर यू थिंकिंग दिस मच? ये ले भाई, ऐश कर। ये सारे के सारे सवाल, और ये मैंने एक्सप्लेन भी कर रखे हैं, जो पार्ट 4 नीचे है ना वहाँ पर, ये मैं सब भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल कपिल भैया के नाम पर। ठीक है, सब 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 एयरशिप में कौन सा एलिमेंट यूज़ करा जाता है? हीलियम करते हैं भाई। ठीक है, सब ये ऐसा लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन हियर। ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, एवरीथिंग इज गिवन हियर। आप देखो सॉल्ट्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्ट्स डू हैव ऑर्डर्ड पैकिंग अरेंजमेंट, सॉल्ट्स आर ब्रिटल, सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लुईस एसिड्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पर बोरॉन पायरेक्स ग्लास में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो पोर्टलैंड सीमेंट है इसको बनाने के लिए क्या यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें गिवन है। काफ़ी बढ़िया तरीके से आप इसको रीड कर सकते हो। मेरी तरफ से ऐसा गिफ्ट रखो, ठीक है, मेरी तरफ से ऐसा गिफ्ट रखो यार। इसके बाद एक सेशन और है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी एन आइडेंटिटी कपिल भैया। धन्यवाद आप सभी को। मेरे माँ बाप ने मेरे को नाम दिया कपिल गौर, आप सभी ने मेरे को आइडेंटिटी दे दी कपिल भैया, और क्या चाहिए मेरे को? ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन यार, थैंक यू सो मच। मेरे आप यू वोंट बिलीव यार। ठीक है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ आप सभी से, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस आइडेंटिटी कपिल भैया। मेरे माँ बाप ने मेरे को नाम दिया कपिल गौर, आप लोगों ने मेरे को आइडेंटिटी दे दी कपिल भैया। यू वोंट बिलीव, मेरे पापा और चाचा भी मेरे से भैया करके बोलने लगे कपिल भैया करके, मेरे पापा और चाचा दोनों इतना मतलब तुम लोगों ने कपिल भैया कपिल भैया कपिल भैया करके कर दिया इवन दे कंसिडर मी एज देयर ब्रदर। ठीक है, वो भी मेरे को भाई जैसे समझते हैं तुम्हारे लिए कुछ भी यार, इतना हम लोग रात जाग रहे मेहनत कर रहे हैं ना भाई, मैं घर वालों से मिल तक नहीं पा रहा हूँ यार। ठीक है, घर वालों का मैसेज, दोस्तों का मैसेज आ रखा है, भाई कब चलेगा, बाहर कब घूमने जाएगा, सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं। 14 सितंबर का पेपर है, बढ़िया तरीके से निकाल दो, उसके बाद सब ऐश ही ऐश है, सब ऐश है, मजे करना है एकदम बढ़िया तरीके से। तो जनाब धन्यवाद आप सभी का यार, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और आखिरी सेशन है, डोंट वरी, यहाँ पर अभी आपको फेयरवेल नहीं मिल रहा है। ठीक है वो होता है ना, लड़कियां रोती हैं, फेयरवेल नहीं सर, फ्यूनरल मीनवाइल माय स्टूडेंट्स टॉकिंग टू वॉचमैन चलिए बताइएगा मेरे को कैसा लगा सेशन। ठीक है, काफ़ी बढ़िया जर्नी रही आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।